हेलो स्टूडेंट, आज हमारा पहला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक, सो फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम ये प्रूव करेंगे यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। और दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे are in same plane, are in same plane। तो अब हम हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करेंगे और पहले रे डायग्राम बनाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास ये एक्स वाई एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। ओके, इधर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो सकता है, इसका μ2। मान लीजिए यहां पर इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v। ठीक, तो एक वेवफ्रंट है, ये वेवफ्रंट है, मान लीजिए ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है ए बी। तो रेज क्या है, परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट होती है, इस तरह से ये होगा। तो एक रे तो वेवफ्रंट की यहां इंटरफेस एक्स वाई को पॉइंट बी पर स्ट्राइक करेगी और दूसरी यहां पर इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने नॉर्मल टू इंटरफेस एक्स वाई दो लाइंस ड्रॉ कर दी है। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा इस तरह से, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी और यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। ओके, ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये नॉर्मल के साथ यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाएगी। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होगा और इसके केस में ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है तो ये एंगल आपका आर बनेगा। ओके, अब स्टूडेंट पॉइंट ए से पॉइंट सी तक अगर टी टाइम लगता है, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक टी टाइम लगता है, तो ये जो रे है इसके कंपैरिजन में कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगी, ए सी। और ए सी किसके इक्वल होगी, अगर स्पीड v है और ए से सी तक टाइम t लग रहा है तो ए सी विल बी इक्वल टू v इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओके, ए सी किसके इक्वल होगा, आपका v इंटू टी के। अब आपको क्या करना है, ए बी क्या है, इंसिडेंट वेवफ्रंट है। ए बी क्या है, इंसिडेंट वेवफ्रंट। तो रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट इनके परपेंडिकुलर होगा, दोनों रिफ्लेक्टेड वेव रे के, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, तो इनके परपेंडिकुलर मैं पॉइंट सी से ड्रॉ करता हूं एक। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर होगी। कहां से, पॉइंट सी से ड्रॉ कर देता हूं सो दैट ज्योमेट्री आसान रहे। तो मैंने ये एक रे ड्रॉ कर दी रेड पेन से यहां तक। लेट ये पॉइंट है डी, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो रेड लाइन है सी डी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सी डी इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, तो सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट।
ओके। ए बी क्या है? ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब हमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल काम और करना है, वो क्या है? तो स्टूडेंट, ये एंगल आपका आई है, राइट? ये एंगल क्या है? आई है इन दो लाइंस के बीच में। अब देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। ये इंसिडेंट रे है, इसके परपेंडिकुलर क्या है? लाइन ए बी है, जो कि एक वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस डॉटेड लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर क्या है? ये बी सी है। दोबारा आप प्लीज ध्यान से सुनिए, इस इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर ए बी है और इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल आई है तो आपका ये जो एंगल है यहां से और यहां तक ये भी क्या बनेगा? आई बनेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल अगर आई है तो ये भी क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। आपने इसको 90 से रोटेट कर दिया, ये बन गया। इसको 90 से रोटेट किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। इसको 90 से, इसके 90 डिग्री क्या है? ये, और इसके 90 डिग्री ये है। तो यहां आई था तो यहां भी इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा? आई आएगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए कि ये एंगल किस तरह से आई के इक्वल है। ओके, और यहां भी ये जो सी डी है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके परपेंडिकुलर होगा सी डी। जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? सी डी वेव फ्रंट होगा। और इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसलिए जो आपका ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो मैंने रेड लाइन से बनाया है, ये क्या होगा? आर के इक्वल। क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल आर है तो इन दोनों के बीच में भी आर होगा। क्यों? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर सी डी वेव फ्रंट है और इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यानी दोनों को 90 डिग्री से रोटेट किया, इसको भी ऐसे और इसको ऐसे। तो पहले एंगल आर था तो अब भी एंगल आर रहेगा। यही सिर्फ कैचिंग पॉइंट है इस डेरिवेशन का, बाकी सब कुछ बहुत आसान है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ए सी आपकी ए से सी तक क्या टाइम लगा था? टी। तो बी से डी तक भी टाइम क्या लगेगा? टी लगेगा। बी से डी तक भी टाइम क्या लगेगा? डी लगेगा। और इसलिए जो बी डी डिस्टेंस है वो भी क्या होगी? वी टी के इक्वल होगी। बी से डी तक जो डिस्टेंस होगी वो वी टी के इक्वल होगी। ओके, तो स्टूडेंट ये है रे डायग्राम। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने से ही आएगा, सिर्फ देखने से आप अपने नोटबुक में इसे नहीं बना पाओगे। तो प्लीज आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो ये तो था रे डायग्राम। अब हम इसके बारे में लिखेंगे। ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट ऑन सरफेस एक्स वाई। ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट ऑन सरफेस एक्स वाई। तो एक्स वाई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। फर्स्ट द वेव फ्रंट टचेस द सरफेस एट पॉइंट बी एंड देन एट सी। फर्स्ट द वेव फ्रंट, तो यहां पर ए बी हमारा क्या है? प्लेन वेव फ्रंट है और रेज प्लेन जो रेज है वो वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, चाहे वो प्लेन वेव फ्रंट हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, कोई भी शेप हो। ओके, तो फर्स्ट द वेव फ्रंट
touches the surface xy at B and then at C, let t is time taken by the ray to reach from point A to point C. Let t is time taken by the ray to reach from A to C, पॉइंट A से पॉइंट C तक टाइम t लग रहा है. एंड v इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एंड v इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. देन AC equal to BD equal to VT. Okay, let this is equation 1. क्योंकि A से C तक अगर टाइम t लग रहा है तो B से D तक भी टाइम t लगेगा. क्यों? क्योंकि CD वेव फ्रंट है, तो जितनी डिस्टेंस AC होगी उतनी ही डिस्टेंस BD भी होगी. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल ABC एंड BCD AC इक्वल टू BD है क्योंकि दोनों के इक्वल टू VT है. ओके, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC क्योंकि दोनों 90 डिग्री है. ये एंगल भी क्या है? 90, क्योंकि रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट. ओके, तो दोनों 90 है तो ये दोनों भी इक्वल हो गए. और BC क्या है? BC दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में. तो इन तीनों से इसका मतलब क्या हुआ? इन तीन इक्वेशन से दैट ट्रायंगल ABC एंड BCD आर सिमिलर. ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCD. और इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC में तो एंगल I है और ट्रायंगल BCD में क्या है? एंगल R. तो एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R. और यही आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, that angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay, तो ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ refraction on the basis of Huygens principle. Laws of refraction on the basis of Huygens principle. तो फर्स्ट लॉ क्या था? Incident ray, normal and refracted ray lie in the same plane. Incident ray, normal and refracted ray lie in the same plane. नंबर 2 क्या था? स्नेल्स लॉ. म्यू 1 to 2 इक्वल टू साइन I बाय साइन R. यहां पर I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और म्यू 1 to 2 का क्या मतलब है? ये है म्यू 2 बाय म्यू 1.
refractive index of second medium with respect to first medium. Refractive index of second medium with respect to first medium, with respect to first medium. ये आपके दो लॉज हैं। तो अब हम प्रूव करेंगे स्नेल्स लॉ को। ओके, तो प्रूव कैसे करेंगे, पहले रे डायग्राम बनाएंगे उसके लिए। अगेन मान लीजिए ये आपका एक्स वाई एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, μ1 और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं। ओके, और ए बी आपका एक प्लेन वेव फ्रंट है ए बी। तो इससे एक रे जो इधर होगी ये यहां पॉइंट सी पर जाएगी और दूसरी रे जो यहां से पॉइंट बी पर स्ट्राइक करेगी। ओके, तो ये रेज क्या होंगी, अब रिफ्रैक्ट होंगी। तो उसके लिए पहले नॉर्मल टू इंटरफेस बनाओगे। ये नॉर्मल बना दी मैंने, डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। देन नाउ द रे विल बी रिफ्रैक्टेड। तो मान लीजिए रे इस तरह से रिफ्रैक्टेड होगी। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। तो ए से सी तक अगर टाइम टी लगता है और मान लीजिए इस μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 है, तो ए सी किसके इक्वल होगा, v1 t के इक्वल होगा। यहां सेकंड मीडियम में मान लीजिए स्पीड v2 है, तो t टाइम में रिफ्रैक्टेड रे कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, रिफ्रैक्टेड रे डिस्टेंस कवर करेगी v2t। मान लीजिए ये पॉइंट डी है, तो बी डी किसके इक्वल होगी, v2t के इक्वल, बी डी v2t के इक्वल। मैं इसको यहां पॉइंट डी से कनेक्ट कर देता हूं। तो ये जो सी डी होगा, सी डी क्या होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। सी डी आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा। ओके, तो सी डी इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट रेज के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, रेज के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर एक्स वाई है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो रे है इसके परपेंडिकुलर ये है, ये वेव फ्रंट सी डी है। तो इन दोनों के बीच में एंगल आर है, तो ये एंगल भी आपका आर बनेगा। क्यों, डॉटेड लाइन यानी नॉर्मल के परपेंडिकुलर एक्स वाई लाइन है। ओके, और इस रे के परपेंडिकुलर ये है सी डी वेव फ्रंट। तो अगर यहां पर एंगल आर आता है इन दोनों के बीच में, तो यहां भी क्या आएगा, एंगल आर आएगा। ओके, उसके बाद ये इंसिडेंट रे है यहां पर, इसके परपेंडिकुलर ये वेव फ्रंट ए बी है, और ये नॉर्मल है डॉटेड लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये एक्स वाई इंटरफेस है। तो ये अगर एंगल इनके बीच में आई है, तो इनके बीच में भी क्या होगा, आई बनेगा ये एंगल। ओके, आपने क्या किया, एक तरह से इसको यहां से उठा के ऐसे घुमा दिया, तो यहां एंगल आई था तो यहां भी आई रहेगा। ओके, इस तरह से। तो ये आपका रे डायग्राम बन गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल के लिए। अब हम प्रूव करेंगे, यानी अब हम स्नेल्स लॉ प्रूव करेंगे। ओके, तो लेट ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी let a plane wavefront AB is incident, let a plane wavefront AB
is incident on the interface xy let a plane wavefront AB is incident on boundary xy on boundary xy separating two medium of refractive index mu1 and mu1 and mu2. Let v1 is speed of light in rarer medium and v2 in denser medium. Because mu2 is greater than mu1, तो ये डेंसर मीडियम होगा, ये ऊपर रेयर मीडियम होगा. ओके, लेट v1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम एंड v2 इज स्पीड ऑफ light in denser medium. I angle of incidence and R angle of refraction. ओके, और mu1 to 2 क्या होगा स्टूडेंट? अगर ये mu1 की जगह एयर या वैक्यूम होता और mu2 की जगह आपका म्यू होता, तो एयर में स्पीड क्या होती है c और mu2 में स्पीड है v2, तो बाय v2. mu1 to 2 को आप इस तरह से लिखते हैं c बाय v2, लेकिन यहां पर मीडियम एयर नहीं है, यहां कुछ और मीडियम है, वहां पर स्पीड v1 है, तो c की जगह क्या लिख दोगे v1. तो mu1 to 2 आपका इक्वल होगा v1 बाय v2 के. ओके, क्योंकि जब आप म्यू एयर टू ग्लास लिखते हैं तो ये इसका मतलब होता है म्यू ग्लास बाय म्यू एयर, राइट. और ये किसके इक्वल होता है c बाय v के. c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, v स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ओके, म्यू ग्लास आपका म्यू है, म्यू एयर आपका 1 होता है, म्यू ग्लास को हम मान लेते हैं म्यू है, म्यू एयर 1 है, तो इक्वल टू c बाय v. तो ऐसे ये केस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया ग्लास का. तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम c बाय v है. लेकिन यहां पर हम क्या मानकर चलते हैं कि जो दूसरा मीडियम है वो mu1 आपका क्या था, यहां पर एयर था. अगर उसकी जगह कोई मीडियम है जिसमें स्पीड v1 है, तो c की जगह क्या आएगा फिर v1 आ जाएगा यहां पर. अगर एयर के बजाय कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu2 या म्यू प्राइम, तो यहां पर स्पीड c की जगह क्या आएगी, इसमें जो आपके जो भी स्पीड है वो v1 है, तो यहाँ पे v1 आ जाएगा. और ये ग्लास की जगह हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है mu2 लिया हुआ है, तो उसमें स्पीड आपकी v2 है. तो mu1 to 2 इक्वल टू v1 बाय v2 होगा आपका. ओके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है. ये वाला पार्ट ये सब लिख लीजिए आप. ओके, टाइम टेकन फ्रॉम A to C और B to D is T equal to AC by V1 और it is equal to BD by V2. ये होगा आपका. ओके, तो AC आ जाएगा आपका V1T, BD आ जाएगा V2T. तो AC इक्वल टू V1T, BD इक्वल टू V2T. ओके, लेट ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3. तो इन ट्रायंगल ABC साइन I किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल ABC में ये एंगल I है. ओके,
तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर हो गया AC, क्योंकि ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री, रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, और हाइपोटेन्यूज होगा BC, तो ये होगा AC बाय BC, AC बाय BC। तो इट गिव्स यू AC इक्वल टू BC साइन I। लेट ये इक्वेशन नंबर 4 है। इसी तरह इन ट्रायंगल BCD साइन R किसके इक्वल होगा? ये है ट्रायंगल BCD, ये एंगल R है, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो BD बाय BC के इक्वल होगा, BD बाय BC। तो BD होगा आपका BC साइन R। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो अब आप क्या करोगे, 4 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं यहां से इरेज कर देता हूं। फोर डिवाइड बाय 5 विल गिव यू AC बाय BD इक्वल टू BC साइन I बाय BC साइन R। BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो साइन I बाय साइन R। AC की वैल्यू है V1t, BD की V2t, ये वैल्यू रख देता हूं मैं, V1t बाय V2t इक्वल टू साइन I बाय साइन R। अब T से T कैंसिल हो जाएगा, तो V1 बाय V2 इक्वल टू साइन I बाय साइन R, और V1 बाय V2 किसके इक्वल है, म्यू 1 to 2 के, तो म्यू 1 to 2 इक्वल टू साइन I बाय साइन R, एंड दिस इज स्नेल्स लॉ। यही आपको प्रूव करना था, ओके, विच इज स्नेल्स लॉ। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ओके। तो ये यहां तक था डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ ए प्रिज्म। बिहेवियर ऑफ ए प्रिज्म मीन्स अगर एक प्रिज्म पर, ये आपका एक प्रिज्म है, अगर इस पर एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो कि प्लेन वेव फ्रंट है इस तरह से, तो इस पर एक रे इस तरह से चली जाएगी परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, एक रे इस तरह से, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। तो इसके बाद क्या होगा, रिफ्रैक्ट होंगी रे इस तरह से, तो इनके परपेंडिकुलर भी अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या आएगी, प्लेन स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो यानी ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, तो ये भी क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। तो इसका मतलब अगर एक प्लेन वेव फ्रंट एक प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्ट होता है तो आपको आउटपुट में भी क्या मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, ओके। तो हम यहां लिखेंगे, लेट ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट, लेट ए प्लेन वेव फ्रंट is incident on a prism
ये ABC क्या है आपका? प्रिज्म है। ओके, ऑन ए प्रिज्म आफ्टर रिफ्रैक्शन वी विल गेट प्लेन वेव फ्रंट। ओके, आफ्टर refraction we will get a plane wavefront। ओके, उसके बाद है, अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इंसिडेंट वेवफ्रंट प्लेन वेवफ्रंट है, तो रिफ्रैक्शन के बाद आउटपुट में आपको किस साइज, किस शेप का आपको वेवफ्रंट मिलेगा। तो नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। बिहेवियर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ओके, स्टूडेंट ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लीजिए ये एक इंसिडेंट वेवफ्रंट है, तो ये क्या है? प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट, ये इंसिडेंट है, तो इसके परपेंडिकुलर रेज इस तरह से होंगी, बिकॉज रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट। तो ये किसी न किसी फोकस पॉइंट पर यहां पर कन्वर्ज होंगी। ये फोकस पॉइंट है। तो ये क्या है? ये रिफ्रैक्टेड रेज है। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज है। तो इनके परपेंडिकुलर अगर मुझे ड्रॉ करना हो कर्व, तो कैसे आएगा? वो इस तरह से आएगा। और ये क्या है? स्फेरिकल। तो यानी रिफ्रैक्शन, प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट था, रिफ्रैक्शन के बाद वेवफ्रंट क्या बन गया? स्फेरिकल। स्फेरिकल wavefront। Okay, so if a plane wavefront is incident on a convex lens, then the emergent wavefront is spherical। Okay, if a plane wavefront is incident on a convex lens, then the emerging wavefront will be spherical in nature। Then the emerging wavefront will be spherical in nature। Spherical in nature। ओके, थर्ड है, अगर इसकी जगह आपके पास एक कॉन्केव मिरर है तो क्या होगा? बिहेवियर ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो नेक्स्ट है इसके बाद बिहेवियर ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ओके, तो कॉन्केव मिरर क्या करता है? कन्वर्ज करता है रेज को फोकस पॉइंट पर। तो मान लीजिए ये एक कॉन्केव मिरर है, इस तरह से ये एक कॉन्केव मिरर है आपके पास। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये एक इंसिडेंट वेवफ्रंट है, प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट। सो ये रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल कन्वर्ज एट इट्स फोकस पॉइंट। ये फोकस पॉइंट होगा F। तो इन रिफ्लेक्टेड रेज के परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? ये इस तरह से बनेगा परपेंडिकुलर कर्व, और ये क्या है? स्फेरिकल। तो दिस इज स्फेरिकल वेवफ्रंट। Spherical wavefront। So if a plane wavefront is incident on a concave mirror, reflected wavefront will be spherical in nature। If a plane wavefront
is incident on a concave mirror. If a plane wavefront is incident on a concave mirror, reflected wavefront will be spherical in nature. Spherical in nature. Okay. तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी तक जो कुछ भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है स्टूडेंट, वो आपके लिए बिल्कुल नया है। ऐसा कुछ आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हो सकता है आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा कम आया हो, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और इससे आगे जो आप अब इस चैप्टर में पढ़ने वाला है, वो पहले से आप थोड़ा बहुत आप उससे फैमिलियर हैं, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।